नमो नमः। आजकल चाणक्य नीति की बहुत चर्चा है। प्रशासनिक पद पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने चाणक्य नीति ना पढ़ी हो। या राजनैतिक पद पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनमें से भी मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो चाणक्य नीति का अनुसरण ना करता हो या कहीं न कहीं उसने चाणक्य नीति को ना पढ़ा हो या ना समझा हो। अगर वह एक सफल राजनेता है या एक सफल प्रशासनिक पद पर अधिकारी है, तो उसने अवश्य ही कहीं न कहीं चाणक्य नीति को फ़ॉलो किया है। तो चाणक्य नीति हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। एक समाज में व्यक्ति की क्या भूमिका होती है, एक मित्र का क्या कर्तव्य होता है, एक शत्रु की पहचान कैसे होती है, हम किस प्रकार का किस परिस्थिति में व्यवहार करें, सामाजिक स्थितियों में, राजनीतिक परिस्थितियों में। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब हमें समझ में नहीं आए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारी बुद्धि काम ना करे, हमारा विवेक, हमारे तर्क समाप्त हो जाएँ, तब हमें चाणक्य नीति का अनुसरण करना चाहिए। और बहुत सारी परिस्थितियों में चाणक्य नीति आपका मार्गदर्शन करती है। तो आपने अगर चाणक्य नीति नहीं पढ़ी है, तो चाणक्य नीति आप अवश्य पढ़ें। आचार्य चाणक्य ऐसे गुरु हुए हमारे देश में, जिन्होंने एक सम्राट को बनाने की क्षमता एक गुरु में होती है, ये उन्होंने करके दिखाया। हालाँकि मार्गदर्शन बहुत करते हैं, कहते बहुत हैं लोग कि ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने नंद वंश की समाप्ति के बाद मौर्य वंश की स्थापना करके उन्होंने दिखा दिया। यानी जिस प्रकार से कहते हैं ना कि हम किंग बनना चाहते हैं, तो वो किंग मेकर थे। गुरु हमेशा किंग मेकर हुआ करता है, वो किंग बनने की कभी नहीं सोचता। और गुरु के चरणों में इसीलिए बड़े से बड़े लोग भी प्रणाम आज भी करते हैं, आज भी वंदन करते हैं, नमन करते हैं। इसीलिए क्योंकि गुरु गुरु जो होता है वो अंतर्निहित क्षमताओं को पहचान कर मार्गदर्शन करता है और उस पद तक आपको पहुंचाने का प्रयास करता है जो आपके लिए लक्ष्य होता है। आपके सफलता के सोपान होते हैं, उन्हें किस तरह से आपको चढ़ना है, किस प्रकार से उन सफलता के सोपानों पर धीरे धीरे जाकर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, आपके छोटे छोटे उद्देश्य किस प्रकार से बनाने हैं और किस प्रकार से आपको एक व्यूह रचना करनी है, ये आपको एक गुरु के मार्गदर्शन में ही बेहतर तरीके से पता चल सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि गुरु देवो भव। गुरु को देवता के समान माना गया। और आज जब भी हम किसी गुरु की बात करते हैं, तो हमेशा हमें आचार्य चाणक्य की याद आती है। तो आचार्य चाणक्य की नीतियों के बारे में सिर्फ ये भ्रांति है कि उन्होंने चाणक्य नीति को लिखा है, उनकी मौलिक रचना है ये, बल्कि ऐसा नहीं है। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य की मौलिक रचना नहीं है, बल्कि उन्होंने अनेकानेक ग्रंथों से महत्वपूर्ण बातों का संकलन चाणक्य नीति के अंदर किया हुआ है। उन्होंने विदुर नीति के अंदर से चाणक्य नीति के कुछ श्लोक लिए हैं। श्रीमद् भगवद गीता है, मनुस्मृति है, नीति शतक है, वैराग्य शतक है, राजा भर्तृहरि द्वारा लिखी गई, और श्रृंगार शतक है। अन्य भी बहुत सारे पंचतंत्र, हितोपदेश आदि नीति ग्रंथ हैं। उनमें से सभी में से कुछ श्लोकों को लिया जो कि हमारा सामाजिक परिस्थितियों में, राजनीतिक परिस्थितियों में और हमारे पारिवारिक स्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है। तो निश्चित रूप से चाणक्य नीति एक ऐसी पुस्तक है कि जो आपको व्यवहारिक जगत से जोड़ती है और एक दूसरे से व्यवहार करना सिखाती है और सतर्क रहना भी सिखाती है। तो यही गुरु का कार्य है कि विषम परिस्थितियों में सतर्क रहना भी सिखाए और सभी से सद्व्यवहार करते हुए आगे बढ़ना भी सिखाए। अपने लक्ष्य के प्रति जो एक दृष्टिकोण होता है, उसे भी वो क्रिएट करके रखे कि हाँ, कि व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, वो उसे लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। एक बार यदि लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया, तो फिर जो रास्ता आपने चुना है उसको आप फॉलो कीजिए और छोटे-छोटे उद्देश्य बनाकर अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते जाइए। यही बताया आचार्य चाणक्य ने। इसीलिए कहते हैं गुरु देवो भव। गुरु को देवता के समान माना गया है। आज भी जब हमारे यहाँ शिक्षक की बात होती है या शिक्षक दिवस आता है, तो हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं। और साथ ही सबसे बड़े गुरु हमारे देश के, हम ये मान सकते हैं कि सबसे बड़े गुरु हम आचार्य चाणक्य को ही मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए या आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सिर्फ हवा में बातें नहीं की। उन्होंने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की और एक छोटे से बालक में उस प्रतिभा को देखा कि यह बालक क्या कर सकता है,
उसकी अंतर्निहित शक्तियों का विकास किस प्रकार से हो सकता है। और उन्होंने, कहते हैं ना कि प्रत्येक कार्य के लिए पात्र व्यक्ति का चयन करना चाहिए, तो उन्होंने राजा बनाने के लिए भी उस पात्र बालक का चयन किया, क्योंकि कहते हैं ना जैसी मिट्टी होगी वैसी ही प्रतिमाएं घड़ी जा सकेंगी। तो अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ये एक गुरु का कर्तव्य है। और कहते हैं ना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गही गही काढ़े खोट, और अंतर हाथ सहार देर बाहर बाहे चोट। गुरु कभी भी अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहता, चाहे वो उससे प्रेम से बात करे, चाहे उसे वो थोड़ा सा डांट कर कुछ कहे, या उसे कुछ ऐसी चुभने वाली बात भी अगर कभी कह दे, तो वो बहुत अच्छी तरह से उस शिष्य की साइकोलॉजी को जानता है। इसीलिए वो इस तरह से व्यवहार करता है जिससे कि उस बालक में एक अभिरुचि उत्पन्न हो और उसकी अभिवृत्ति अपने लक्ष्य की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़े। तो आचार्य चाणक्य की इन नीतियों का अगर आपने अनुसरण नहीं किया है, या आपने आचार्य चाणक्य की इस चाणक्य नीति को ना पढ़ा हो, तो एक बार आप जरूर पढ़कर देखिएगा। बिल्कुल आपको महसूस होगा कि सामाजिक परिस्थितियों में, राजनीतिक परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थिति में हमें किस प्रकार का बुद्धि और विवेक से कार्य करना चाहिए। अनेक जो ग्रंथ हुए हैं, उन ग्रंथों में से महत्वपूर्ण श्लोकों को लेकर चाणक्य नीति में संकलित किया, और ये बहुत बड़ा एक कार्य था। ये कहते हैं कि गागर में सागर भर देने जैसा कार्य था, और आज भी हम उस चाणक्य नीति का अनुसरण करते हैं। अनेक ग्रंथों से जो उदाहरण उन्होंने लिए, और उन उदाहरणों के माध्यम से व्यवहारिक जगत को, सामाजिक परिस्थितियों को, राजनैतिक दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने जिन श्लोकों को संकलित किया, वे आज भी समसामयिक परिस्थितियों में भी उतने ही उपयोगी हैं जितने कि उस समय में उपयोगी थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जितने उपयोगी थे, उतने ही वे आज भी उपयोगी हैं। बस देश काल परिस्थिति के अनुसार उनका युगानुरूप विश्लेषण आवश्यक है कि हम किस प्रकार से उन्हें अपने ऊपर उसको, उनकी बातों को लागू करते हैं। तो आचार्य चाणक्य के बारे में ये जो भ्रांति है कि उन्होंने स्वयं ही इन श्लोकों की रचना की, ये गलत है, बल्कि उन्होंने चाणक्य नीति में श्लोकों को संकलित किया। हाँ, पंचतंत्र के लिए हम कह सकते हैं कि विष्णु शर्मा नाम से उन्होंने पंचतंत्र को लिखा था, और पंचतंत्र से लिए गए जो श्लोक हैं वो उनके स्वयं के ही लिखे हुए हैं। या अर्थशास्त्र में से उन्होंने कुछ अगर बताया है, तो अर्थशास्त्र उन्हीं की रचना रही है। तो चाणक्य नीति के बारे में आप कभी भी जब चाणक्य नीति पढ़ें, तो ये जरूर ध्यान रखें कि आगे जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन सभी के ज्ञान को एक जगह एकत्रित करके उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना कर दी कि यदि एक ही ग्रंथ को पढ़ा जाए, यानी चाणक्य नीति को ही पढ़ा जाए, तो समस्त ग्रंथों के सार को ग्रहण किया जा सकता है। तो ये उनकी विद्वत्ता थी, ये उनकी महानता थी।